वेलकम लर्नर्स। लिटरेचर पोर्शन में आज हमारा टॉपिक होगा लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स, जिसका हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा एपिस्ट्रॉफी यानी एपीफोरा। चलिए डिस्कस करते हैं। इट इज द रिपीटेशन ऑफ द एंड्स ऑफ टू और मोर सक्सेसिव सेंटेंसेस, वर्सेस एटसेट्रा। एक रिपीटेशन होता है ये भी सक्सेसिव सेंटेंस का या वर्सेस का, जो कि वाक्य के अंत में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी रिपीटेशन होता है सक्सेसिव सेंटेंस का, वर्सेस का, और ये एक से ज़्यादा बार रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, एक से दो बार, 3 बार सेंटेंस में यूज़ किया जा सकता है। और रिपीटेशन होता है ना लास्ट में, सेंटेंस की लास्ट में। इट इज आइडेंटिकल टू एनाफोरा, बट इट्स रिपीटेशन इज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। जी, आपको याद हो जब एनाफोरा हम पढ़ रहे थे तो एनाफोरा में भी रिपीटेशन होता था सक्सेसिव क्लासेस का। अच्छा, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? ये कुछ कुछ एनाफोरा के जैसे है पर पूरा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एनाफोरा में ना जो रिपीटेशन होता था वो होता था बिगिनिंग सक्सेसिव क्लास का। ठीक है, और एपिस्ट्रॉफी यानी एपीफोरा में क्या देख रहे हैं हम कि रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन सेंटेंस के एंड में हो रहा है। ठीक है जी, एनाफोरा में क्या था, बिगिनिंग क्लास का बिगिनिंग में होता था रिपीटेशन। अभी यहाँ एपीफोरा में क्या है, यहाँ पे सेंटेंस के एंड में यानी लास्ट में रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? एग्जाम्पल देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ पीपल को ध्यान रखिए, ये बाय द पीपल, ये भी देखिए वर्ड चल रहा है ना आपका, एक बार यहाँ रिपीट हुआ, उसके बाद यहाँ रिपीट हुआ। अभी देखिए फॉर द पीपल, अब यहाँ पे द और पीपल तो कॉमन लगा है ना। अब इसमें देखिए, इसमें फ्रेज में देखिए ऑफ द पीपल, द पीपल, फिर यहाँ भी द पीपल, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रेजेस का, वर्ड्स का या क्लासेस का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे तो वर्ड्स का रिपीटेशन हो रहा है, वो भी सेंटेंस के एंड में। ठीक है, तो यही है हमारा एपीफोरा, जिसको हम एपिस्ट्रॉफी भी कह सकते हैं। एनाफोरा के जैसे है, बस यही डिफरेंस है, वो बिगिनिंग में होता है, अब यहाँ पे एंड में हो रहा है रिपीटेशन। ओके, तो यही हमारा एपिस्ट्रॉफी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं। चलिए, एपिथेट। एपिथेट इज ए डिस्क्रिप्टिव टर्म। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव है तो यानी ये किसी को डिस्क्राइब करता होगा। इट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है, विच एक्सप्रेसेस ए क्वालिटी और एट्रीब्यूट। अब ये एक कोई ऐसा वर्ड हो सकता है जो डिस्क्राइब करेगा। अब किसको डिस्क्राइब करेगा? किसी की क्वालिटी को, और किसकी क्वालिटी को? कोई पर्सन हो सकता है या थिंग हो सकता है। ठीक है, दिस क्वालिटी और एट्रीब्यूट बिकम्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन और थिंग। जी, तो किसी पर्सन या किसी थिंग की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेगा ये। ठीक है, इट इज यूज टू एड द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग और प्लेस। तो ये किसी के नाम के साथ में अटैच हो सकता है। ठीक है, चाहे पर्सन हो, थिंग हो या प्लेस हो। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सामने लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट इज इट्स इंस्टेंस। ठीक है, तो अलेक्जेंडर लिखा है, कौन है? ये तो नाम है ना, तो कौन डिस्क्राइब कर रहा है? द ग्रेट। ठीक है, यही हमारा एपिथेट होता है। ठीक है, क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव के तरीके यूज किए जाते हैं, तो वही होते हैं एपिथेट, जिनको हम कहते हैं। ये किसी पर्सन, थिंग या प्लेस की विशेषता बताते हुए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, essay. An essay is a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly performance. ये जो डिफिनीशन हमने पढ़ी ना, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की थी, जो एक महान क्रिटिक हैं। इस डिफिनीशन को हमें याद रखना है, एज इट इज भी पूछी जा सकती है कि किसने कही है ऐसे के बारे में। ओके जी, ऐसे के बारे में इंपॉर्टेंट ये है ना कि जो ऐसे है वो वर्ड नीचे लिखा भी है, अभी आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो ऐसे है ना वो एक फ्रेंच वर्ड एसेई, ESSAI से लिया गया है। ठीक है, और जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट। ओके जी, तो पहले सेंटेंस कवर कर लेते हैं अपना।
बेकन स्पीक्स ऑफ एसे एस डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। बेकन ने ये डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस के नाम से जो है एक कंपोजिशन भी लिखा है, बहुत फेमस है, और उसमें एसे, ये इनका बहुत फेमस एसे माना जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आता रहा है हमेशा। ये जो टर्म है, जैसा मैंने बताया कि ये एसे जो हमारा वर्ड है वो एसआई, ESSAI से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट। और इसको ना सबसे पहले यूज़ किया था फ्रेंच, जी एक फ्रेंच राइटर थे, क्या नाम था उनका, मॉन्टेग्ने, है ना, MONTAIGNE, ये मॉन्टेग्ने हैं। तो ये फ्रेंच राइटर थे और इन्होंने लगभग 1580 के आसपास में इस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, और ये सबको पता है, हमें आपको सबको पता है, ये लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं कि फादर कौन है किसके। तो फादर ऑफ एसे जो माने जाते हैं ना, वो मॉन्टेग्ने ही माने जाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ये फादर ऑफ एसे की बात हो रही है, ओके, क्योंकि जब फादर ऑफ इंग्लिश एसे की बात आएगी ना, तो वहाँ पे ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब इंग्लिश वर्ड जुड़ जा रहा है तो यहाँ पे हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे कंसीडर करेंगे फ्रांसिस बेकन को। ठीक है, बिल्कुल। तो मॉन्टेग्ने को याद रखना है कि वो फादर ऑफ एसे हैं, और फ्रांसिस बेकन को याद रखना है कि ये फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं। ओके, बस। तो ये जो है इतना सफिशिएंट है टीजीटी के बच्चों के लिए। बाकी डिस्कस करना है तो ग्लॉसरी ऑफ टर्म से भी इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ पे एक लॉन्ग अच्छा खासा लेंथ में हमें एक ये पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी प्रकाश से डिस्कस कर रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। ओके, चलिए। एक्सप्रेशनिज्म, दिस टर्म रिफर्स टू ए मॉडर्निस्ट मूवमेंट। देखिए, ये जो टर्म है ना, ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट से बिलोंग करता है। पहली बात तो ये, इट अकर्ड इन जर्मनी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये जर्मनी में कॉइन किया गया था 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी 1910 से लेकर के 1925 के बीच में इसको कॉइन किया गया था। इट इज़ ए मूवमेंट इन द आर्ट्स, ये आर्ट में मूवमेंट हुआ करता था। आर्ट्स में कहने का मतलब ये मोस्टली पेंटिंग्स में ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता था, और उसके बाद पोएट्री में भी इसको यूज़ किया जाने लगा था। द आर्टिस्ट डज नॉट डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अब देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन था ना, इसको रियलिटी के अपोजिट में, अगेंस्ट में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो है ना, इसको पढ़ने से पहले आप रियलिज्म भी पढ़ लीजिए, तो वहाँ से आप आराम से कोरिलेट कर सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। तो हुआ यूँ था कि जो आर्टिस्ट होते थे ना, इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी को राइटर नहीं दिखाता था। ठीक है, उसका क्या मतलब रहता था कि उसने कोई पोर्ट्रे तो बना दिया, लेकिन जो रियल में जो पोर्ट्रे बना है वो उसका मकसद नहीं रहता था दिखाने का। यानी इसमें जो इमोशन, यानी कि जो इमोशंस होते हैं आदमी के अंदर की, जो सब्जेक्टिव हमारी इनर फीलिंग होती है, जिसको हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ों को राइटर ने कोशिश की है। चाहे आप इसको पेंटिंग के तौर पे भी ले लें, जो आर्टिस्ट होता था, या जो अगर लिटरेचर में देखें तो जो क्या कहते हैं कि राइटर होता था, वो उसका मीनिंग ये रहता था कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस को वो दिखाना चाहता था। किसकी अपेक्षा? वो फिजिकली जो स्ट्रक्चर बना होता था उससे बेटर वो चाहता था कि जो व्यूअर हैं, जो रीडर्स हैं, वो देखें क्या, इमोशनल एक्सपीरियंस को। ठीक है, यही दिखाना उसका मकसद था, ना कि रियलिटी को। ओके, बिल्कुल। तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द इनर एक्सपीरियंस। बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं कि उसका मतलब यही हुआ करता था कि वो सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन को दिखा सके। ठीक है, अपने इनर एक्सपीरियंसेस को बताते हुए। बिल्कुल। ही लाइक्स टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल, रेदर देन फिजिकल रियलिटी। यानी वो एक्सप्रेस करना क्या चाहते थे, इमोशनल एक्सपीरियंस और फिजिकल रियलिटी से ज़्यादा। He avoids the representation of external reality। और वो जो रियलिटी होती है ना किसी फिगर की या किसी पोएट्री की, उसको ना दिखा करके कविता के भावों को इमोशनल एक्सपीरियंसेस से सजाना चाहते थे। ठीक है, और यही चीज़ें एक्सप्रेनिज्म में वो दिखाते थे। ठीक है, और ये जो है लिटरेचर में भी आपको देखने को मिलेगा और पेंटिंग्स वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसको ये ध्यान रखना है कि ये कब आया था, जैसे 1910 से लेकर के 25 के बीच में आया था, और कहाँ आया था, जर्मनी में आया था। ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ओके, बिल्कुल।
ही हैज़ हिज पर्सनल विजन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही लाइक्स टू प्रोजेक्ट हिज पर्सनल विजन। बिल्कुल, तो ये उस जो अपनी कंपोजिशन है उसमें ना वर्डली चीज़ों को नहीं दिखाना चाह रहा था, वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस विजन को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है, जो अथर होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं वो। ओके, बिल्कुल। एक चीज़ ये भी आप ध्यान रख लेंगे कि दिस टर्म प्रोबेबली इज यूज्ड बाय वॉक्से लिज आफ्टर रिव्यूइंग द पेंटिंग ऑफ जूलियन ऑगस्टे हार्व इन 1901 अंडर द टाइटल एक्सप्रेनिज्म मिस। जी पढ़ लीजिए अपने तरीके से। तो इसको शुरू किया था इन महोदय ने, क्या नाम है इनका, वॉक्से लिज जो भी है, आफ्टर रिव्यूइंग, जो भी है कहने से काम तो नहीं चलेगा, इसको लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये किसने कॉइन किया था, कब कॉइन किया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, बिल्कुल। तो इन्होंने शुरू किया था और कब किया था, 1901 में, और क्यों किया था, ये पेंटिंग की है इनकी, कोई जूलियन ऑगस्टे हार्व की है, इनकी पेंटिंग को इन्होंने देखा और उसके बाद जो है ये जो है इस टर्म को कॉइन किया, ठीक है, और उसका जो टाइटल था वो था एक्सप्रेशनिज्म। ओके जी, तो ये सारी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको पॉज करके आप वन बाय वन पढ़ सकते हैं कि कौन से राइटर आए, उन्होंने उन पे कैसा इफेक्ट पड़ा, उसके बाद उन्होंने कैसे क्या क्या चीज़ लिखी, क्या क्या बनाने की कोशिश की, पर्सनल एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी, फिर उसके बाद कौन कौन से राइटर ने किस किस टर्म में यूज़ किया, ठीक है, ये वही सारी चीज़ें लिखी हैं, इनको आप पॉज करके सारी चीज़ लाइन टू लाइन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे जिसका नाम है फेबल। तो फेबल क्या होती है, इट इज़ ए शॉर्ट नरेटिव विच कन्वेज मोरल इंस्ट्रक्शन। फेबल ना एक कहानी होती है जो हमें मोरल सिखाती है, सबक सिखाती है, सीख देती है। द करेक्टर्स इन इट आर यूजुअली एनिमल्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र होते हैं ना, वो मुख्यतः जानवर हो सकते हैं या तो निर्जीव चीज़ें हो सकती हैं, और जानवरों के थ्रू और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक मोरल, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबको एक मोरल सिखाने की कोशिश की जाए, वही होती है अपोलॉग, ठीक है। जैसे हमने और आपने ये स्टोरी सुनी हो, कौन सी क्या नाम है उसका, अंगूर खट्टे हैं वाली स्टोरी जो है फॉक्स की, तो इस तरीके से उसमें एक मोरल देखने को मिल रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ऐसी जो कहानियाँ होती हैं जानवरों के कैरेक्टर्स के थ्रू जो है इंसानों के लिए एक सबक सीखने को मिले, वही होती है फेबल, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिए, हाँ जी, एसोप्स फेबल्स, ये कोई एसोप्स करके राइटर हैं, उनके फेबल्स हैं, ये पूरा टाइटल है, तो इसको याद रखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। हालांकि फेबल है तो फेबल से कंसीडर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट, फ्री वर्स। फ्री वर्स इज कॉल्ड वर्ड्स लिब्रे, इसका नाम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तो 3 नाम है वैसे, फ्री वर्स भी आपको नाम देखने को मिलेगा, वर्ड्स लिब्रे भी नाम इसको देखने को मिलेगा, और ओपन, ये भी नाम से भी आप इसको जानेंगे, ओपन वर्स नाम से या ओपन लिब्रे नाम से जो है वर्स, जी ओपन वर्स के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज़ विदाउट एनी रेगुलर मीटर। अब इसमें देखिए ना क्या होता है, इसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता पहली बात तो, और लाइन लेंथ इज नॉट फिक्स्ड, और बिल्कुल लेंथ भी इसकी फिक्स नहीं होती लाइन्स की। इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल स्पीच लाइन्स रिदम्स, इसमें ना रिदम होता है ना ही मीटर होता है, और लेंथ भी फिक्स नहीं होती है, और ना राइमिंग होगा ना इसमें मीटर होगा। इतने से आप जान जाइए, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा वर्ड्स फॉर्म है जिसमें ना तो राइमिंग होती है और ना ही मीटर होती है, तो हमें वहाँ पे ये फ्री वर्ड्स को टिक करना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है। वॉल्ट व्हिटमैन इज एन अमेरिकन पोएट हु हैज़ डेवलप्ड इट। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, कि वॉल्ट व्हिटमैन इज एन अमेरिकन पोएट, जिन्होंने इसको शुरू किया था, बनाया था। उसके बाद हॉपकिंस, फिर इजरा पाउंड, इलियट, लॉरेंस एंड विलियम कार्लोस विलियम्स आर ए फ्यू नेम्स हु हैव मेड गुड यूज ऑफ फ्री वर्ड्स, और जिसको फिर इन लोगों ने यूज किया था, ठीक है। जी अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आप और कोरिलेट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, कि इंग्लिश फ्री वर्ड्स को ना यूज़ किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्रिज ने, और अपनी किस वर्क में, द ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटी में सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। तो डेवलप की बात आएगी तो वॉल्ट व्हिटमैन ने इसको डेवलप किया था, फिर हॉपकिंस ने, इजरा पाउंड ने, इलियट ने, लॉरेंस ने, विलियम कार्लोस विलियम्स ने अच्छा यूज़ किया था इनका,
और जब बात आएगी इंग्लिश फ्री वर्ड्स को यूज़ करने की, सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो रॉबर्ट ब्रिज ने इसको यूज़ किया था, द टेट्रामेंट ऑफ ब्यूटी में। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें याद करके रखना है। ठीक, चलिए, हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट इज ए राइम्ड कपलेट ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। ये हीरोइक कपलेट जो होता है ना, एक राइमिंग करती हुई कपलेट होती है और आयम्बिक पेंटामीटर के साथ में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। छोटा है, इजी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। इट इज़ ए, जी हाँ, ये पेंटामीटर्स की लाइन होती है राइम्ड कपलेट में, इतना याद रखना है। उसके बाद में एक चीज़ और, ये वैसे दी तो नहीं है लेकिन है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, चूँकि जियोफ्री चौसर से रिलेटेड है कुछ चीज़ें, तो कोरिलेट करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले ना क्या था कि इंट्रोड्यूस इसको किया था ना किसने, हीरोइक कपलेट को? जियोफ्री चौसर ने। और कौन से वर्क में किया था? द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। ठीक है, सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस किया था इसको जियोफ्री चौसर ने, जो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहलाते हैं। जी, तो इन्होंने सबसे पहले अपने किस वर्क में यूज़ किया था? द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। और इनका जो कैंटरबरी टेल्स है ना, इसमें इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है किसका? हीरोइक कपलेट का। तो हमें ये सारी चीज़ों को याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, यूज़ तो जियोफ्री चौसर ने किया था सबसे पहले, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज्ड कब हुआ? ये सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुआ था ना 18th सेंचुरी में जाकर के। ठीक है, ओके। उसके बाद पोप ने भी यूज़ किया है इसको, और भी बहुत सारे राइटर्स भी बाद में जाकर के इसको यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हीरोइक कपलेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो हमें याद रखना है। चलिए, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म इज ओरिजिनली ए स्टडी ऑफ द वर्क्स ऑफ द एंशियंट। ह्यूमनिज्म क्या होता है ना, एक स्टडी की जाती है, स्टडी होता है, अध्ययन होता है किसका? वर्क्स ऑफ द एंशियंट, पुरानी चीज़ों के वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिनको हमें पढ़ना होता है, अध्ययन करना होता है। द टर्म हैज़ नाउ कम टू मीन एन एटीट्यूड ऑफ माइंड्स बेस्ड अपॉन ह्यूमन वैल्यूज़। अच्छा, और इसमें किस तरीके के वर्क्स को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं? ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। एक माइंड सेट होता है, एटीट्यूड ऑफ माइंड, तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ को हम पढ़ते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको हम पढ़ते हैं एंशियंट टाइम के वर्क्स को। ठीक है, यानी कि एंशियंट टाइम के वर्क में हम ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें हम ह्यूमन वैल्यूज़ को पाते हैं। बिल्कुल, तो यही बस ह्यूमनिज्म में इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे टीजीटी के बच्चों के लिए। तो ठीक है, सफिशिएंट है, आगे चलते हैं। आयम्बिक मीटर। When a poetic line is made up of iambic foot or feet, it is called iambic meter. जब पोएटिक लाइन में ना क्या होता है, वो बनी होती है आयम्बिक फुट से या फीट से। फुट एक होता है, फीट कई होते हैं, प्लूरल होता है। ठीक है, तो यही होता है आयम्बिक मीटर। याद रखना है, मीटर की स्पेलिंग बहुत अच्छी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, METRE। जी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद आता है इमेजरी। इमेजरी इज द डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है व्याख्या करती हुई कोई चीज़। इट ए फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर और एन आइडिया इन द माइंड ऑफ द रीडर। यानी कि किसी रचना को पढ़ते समय ना, मनुष्य के दिमाग में जो कोई एक फिगर प्रेजेंट हो जाता है, बनता है उसके माइंड में, एक इमेजिनरी चीज़ें, जैसे कि नाम से ही है, पढ़ते समय ना कोई विजुअल उसको एक फिगर पोर्ट्रे करे वो अपने मस्तिष्क में ही, तो वही होता है ना इमेजिनरी चीज़ें। ठीक है, बिल्कुल, कोई आइडिया हो, कोई पिक्चर हो उसके माइंड में आए पढ़ते समय रीडर के, वही होता है इमेजरी, माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो आज हमने बहुत थोड़ा ही टर्म डिस्कस किया है इसलिए ना, क्योंकि कल होली भी है, तो होली की बहुत सारी प्रिपरेशंस भी करनी है, और उसके बाद होली के बाद ना हम यहाँ से जहाँ से छोड़ा है वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। कोई सुझाव हो मुझे देना हो तो मैं आपके सभी सजेशंस को मोस्ट वेलकम बोलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली।